हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 1 है, हिस्ट्री। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो डियर ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि डियर यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको सीटेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि एक ही वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो डियर ये हम लोग कर चुके थे, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका कि क्या था ना कि ये जो हिंदुस्तान शब्द है ना, तो 13वीं सदी में आपका फारसी के इतिहासकार जिनका नाम है मिन्हाज ए सिराज, याद रखिएगा मिन्हाज ए सिराज, ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए थे। इसका मतलब क्या था कि पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में, ठीक है, यानी पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो भी क्षेत्र आता है ना, उसके लिए ये इस्तेमाल किए थे हिंदुस्तान वर्ड का। और अगर राजनीतिक अर्थ ये निकाले तो डियर जो कि आपका सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में जो भी आता है ना, उसका मतलब क्या होता है आपका हिंदुस्तान। ये आपका 13वीं सदी का बात है, जो कि आपका इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया था। क्लियर है ना। अब क्या होता है कि अब क्या आइडिया है कि आपका 16वीं सदी में आपका बाबर जो है ना, हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग है ये किसके लिए किए हैं, तो उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों का संस्कृति का वर्णन करने के लिए किए हैं। ठीक है, तो 14वीं सदी के कवि जो है खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद जो है कि ही कुछ कुछ समान था, मगर यहाँ भारत का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वो राजनीतिक और राष्ट्र अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 13वीं सदी में जो हम लोग इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, उसने हिंदुस्तान शब्द का वर्ड किस लिए किया था, और ये जो बाबर जो है ये हिंदुस्तान वर्ड का शब्द किस लिए किए थे, ये दो इम्पॉर्टेंट है। देखिए विदेश शब्द का वर्ड यूज़ किया गया था, तो विदेश जो है ना, अब देखिए अलग अलग टाइम में अलग अलग इसका अर्थ निकलता है। जैसे कि विदेश के बारे में हम लोग बोले तो विदेश हम लोग उससे कहते हैं जो कि हमारे देश का ना हो। लेकिन बात करें हम लोग उस समय, तो उसमें क्या होता था ना कि जो हमारे मतलब कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति था, जो कि हमारी संस्कृति से अलग था, हमारी संस्कृति से अलग था, समाज से अलग था, उसे भी वो क्या कहते थे, विदेशी कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग शब्द का जो है अलग अलग आपका अर्थ निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का इतिहासकार और उनके स्रोत। देखिए इतिहास का जो है ये आपका अलग युग का अध्ययन करते हैं, जिस भी युग का अध्ययन करते हैं उसकी खोज करते हैं, तो वो अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 700 लेके 1750 ईस्वी तक का। ठीक है, देखिए जब हम लोग गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, तो इस पुस्तक में हम लोग क्या किस कहाँ तक के पढ़े, तो 700 लेके 1750 ईस्वी तक का पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें बहुत सी बातें ऐसे मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। मतलब कि ये उन्हीं चीज़ को यूज़ करते हैं जो कि पिछले सालों से चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना जो इकट्ठा करने के लिए अभी भी किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शिलालेख का कर रहे हैं, सिक्का का कर रहे हैं, और स्थापत्य का कर रहे हैं, भवन निर्माण कला का कर रहे हैं, और लिखित सामग्री का पर निर्भर है। ठीक है, पर कुछ बातें जो है पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। ठीक है, मतलब अभी भी इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पुराने समय में इतिहास का सिक्के का यूज़ करते थे, शिलालेख का और स्थापत्य का यूज़ क्या करते थे, ठीक है, उपयोग करते थे। लेकिन अभी के जो इतिहासकार है वो लिखित सामग्री का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो है ज़्यादा अभी जो है बढ़ चुका है। ठीक है, यानी अभी जो है ज़्यादा लिखित तौर पे जो है यहाँ पे देखने को मिलता है स्रोत। देखिए कागज का मूल्य देखिए 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, तो उसके पास कागज नहीं था, तो पता है क्या किया वो, एक ऐसे पांडुलिपि को धो दिया, सुखाया और फिर उसका इस्तेमाल किया। तो उसमें कागज जो है तो बहुत ही महंगा था, जल्दी मिलता नहीं था। फिर क्या हुआ,
एक सदी बाद, एक सदी के बाद 14वीं सदी में क्या आया था कि बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वो वस्तु जो रहता है कागज में ही लपेट कर दे देता है। तो कागज की देखिए यहाँ पे कब महंगा था, 13वीं सदी में था या 14वीं सदी में था। तो देखिए हम लोग देखिए 13वीं सदी में क्या हो रहा था कि वो इतिहास को कागज ही नहीं मिल रहा था, इसलिए एक पांडुलिपि को धोना पड़ा था। और 14वीं सदी में जब हम लोग दुकान जाते हैं तो दुकानदार हम लोग को क्या करते हैं, कोई भी सामान को कागज में लपेट कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, इस समय के दौरान कागज जो रहता है ना बहुत ही बड़े परिणाम बहुत ही मतलब कि ज़्यादा उपलब्ध था। तो जैसे कि लोग जो थे धर्म ग्रंथ, शासक के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि जो है ये सब ये लिखना जो है प्रारंभ कर दिए थे, इसका उपयोग करते थे, इसको वो लिखने लगे थे। तो धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ ये एकत्रित किए जाते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा कहाँ रखा जाता था, अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती थी। देखिए पहले जो है हम लोगों को लिखित रूप में नहीं मिलता था, जो आपका अभिलेख मिलता था, जो सिक्का मिलता था, उसी से जो है आपका इतिहासकार जानकारी इकट्ठा करते थे। लेकिन अभी जो है कागज बहुत सस्ता हो गया था। ठीक है, तो लिखित तौर पे हर चीज़ मिल रहा था, धर्म ग्रंथ मिल रहा था, शासक के वृत्तांत मिल रहे थे, संतों का लेखन मिल रहा था, अदालतों का दस्तावेज मिल रहा था। तो इस सब चीज़ से जो है इतिहास का जो है स्रोत जो है अपना जुटा रहे थे। तो देखिए पांडुलिपि को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखागार क्या होता है, देखिए ऐसा स्थान होता है जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियाँ को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्र और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वो अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेख देन के ब्यौरे जो है रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। देखिए उन दिनों छापे खाने तो नहीं, देखिए अब देखिए प्रिंटिंग तो कुछ था नहीं, तो छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक व नकलविश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति जो है बनाई जाती थी। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्ड की नकल उतारी होगी, अब जैसे कि हम लोग जो है किसी का लेके अगर उसका नकल करेंगे उसी की लिखावट से, तो ये कितना मुश्किल होता है कि किसी का अगर हम लोग नकल करें लिखावट का, कभी कभी क्या होता है कि हमें उसका समझ में भी नहीं आता है। अगर हम उसका देख देख के किसी का लिखे, किसी भी जैसे कि अभी हम लोग स्टूडेंट हैं तो अब नोट्स बनाते हैं तो कॉपी लाते हैं, देख के लिखते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि उसका राइटिंग जो है हमें समझ में नहीं आता है ना। तो बहुत ही इसमें क्या होता है मुश्किल होता था। तो यहाँ पे क्या है कि फलस्वरूप आपके मित्र आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता था। तो ऑब्वियसली जब दो व्यक्ति लिखते हैं ना तो उसका लिखावट एक जैसा नहीं होता, तो उसमें थोड़ा मोड़ा अंतर आप लोगों को देखने को मिलता ही था। ठीक है, तो प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर अदल बदल करते जाते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। अब देखिए जब हम लोग नकल करते हैं तो कभी इसमें थोड़ा चेंजेस हो जा रहा, वो उसका नकल करेगा तो उसमें थोड़ा चेंजेस हो जा रहा। तो इस तरीके से क्या हो गया, जब प्रतिलिपियाँ बनाई गई ना तो थोड़ा भिन्न भिन्न जो होता है एक दूसरे से अलग यहाँ पे होने लगा। तो इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर करना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो देखिए अब क्या है ना, अलग अलग प्रतिलिपि अलग अलग लोग लिख रहा, सब में कुछ ना कुछ जो है आपको चेंज दिखने को मिलता है। तो जब इतिहासकार अगर जानकारी इकट्ठा करना चाहेगा तो उसको हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, हर प्रतिलिपि को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो कितना कठिन हो गया था अभी। ठीक है,
कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार देखिए 1356 में ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, और दोनों में अंतर दिखने को मिला था। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, और ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, मतलब 2 साल बाद लिखा था, लेकिन उसमें भी उसको बहुत सारा चेंजेस जो है देखने को मिला था। देखिए यहाँ पे देखिए लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वन जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। स्वस्थ लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। क्लियर है यहाँ पे तक? यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये एक लघु चित्र की कृति है, ठीक है, जिसमें एक लिपि किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें से देख के वो एक प्रतिलिपि बना रहा है, और इस चित्र का आकार जो है देख लीजिए इतना है। इस छोटे आकार के कारण बहुत ही छोटा है, इसलिए लघु चित्र या मिनिएचर कहते हैं, मिनिएचर कहा जाता है। तो कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों का स्पष्टता प्रदान के लिए किया जाता है। ये इतनी सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो डियर देखिए यहाँ पे उम्मीद करते हैं ना कि एक एक पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही डियर हम लोग एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे एक ही चीज़ पे मतलब कि वीडियो में सारा चीज़ डिस्कस करना। तो ऐसे ही जो है एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को जो है हम लोग हर एक क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।